अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को इंट्रोड्यूस किया कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या है, किस तरह होता है, और बाद में हमने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को पढ़ा जो कि नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन है और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो मैंने क्लियर किए हैं। उन वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। अगर आप पहली मरतबा हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर उन 3 वीडियोस को देखें ताकि आपको पहले से ही इस चैप्टर के बारे में पता हो कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं और क्या होता है। ठीक है, अब हमारे बुक में क्लास 10th के बुक में एक टॉपिक है जिसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि बॉडी में ये जो कोऑर्डिनेशन होती है ये किस तरह होती है। ठीक है, तो चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। ये जो पिक्चर मैंने बनाया है इसी की मदद से हम कोऑर्डिनेशन किस तरह होता है इसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है भैया, अब देखिए गौर से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है इसके बारे में जाने तो पहले वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको बआसानी समझ में आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर चलो कोई बात नहीं डिफिनीशन लिख भी देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन है क्या। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे बॉडी के सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स और systems, when cells, tissues, organs and systems, जब cells, tissues और organs और systems कोऑपरेट करके, कोऑपरेट का मतलब एक साथ काम करके, to perform a function प्रॉपरली, सही तरीके से एक काम को करने के लिए, सर अंजाम देने के लिए, जब हमारे बॉडी के सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स और सिस्टम कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट का मतलब है एक साथ काम करते हैं, इसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, इस डिफिनेशन को समझने के लिए आपको पहला लेक्चर देखना इंतहाई जरूरी है जो कि हमने 35 मिनट इसी पर लगाए हैं कि कोऑर्डिनेशन किस तरह होता है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में मैंने रिकॉर्ड किया इसके टाइप्स के बारे में कि कोऑर्डिनेशन के कितने टाइप्स हैं। हमने कहा था कि एक होता है हमारे बॉडी में नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है। फिर मैंने कहा था कि हमारे बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है जो कि स्पेशल प्रोटीन्स और हार्मोन्स की वजह से होता है, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। समझ गए? अब इसको समझने के लिए आपको पिछले लेक्चर देखना जरूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है और या केमिकल कोऑर्डिनेशन है, कोई बात नहीं, इनका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह होता है ये सब कुछ। ठीक है, मैकेनिज्म। तो देखिए गौर से दोस्तों, मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए इस पिक्चर की मदद लेते हैं। देखिए गौर से, मेरा एक दोस्त है और उसने अपना हाथ यहाँ पकड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ, तो इसके हाथ के बाहर जो माहौल है वो तो ठीक है ना, उसका टेम्परेचर ठीक है इस तरह, लेकिन अगर वो अचानक अपने हाथ को इस शमक के ऊपर ले आएगा यहाँ पर, तो उसका हाथ क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाएगा। उसका हाथ जिस जगह पर इस शमा का जो एनर्जी जाती है इसके आग से, उस जगह का जो टेम्परेचर है वो अचानक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसने अपना हाथ यहाँ रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर अचानक इसने अपना हाथ यहाँ ले आए तो अचानक इसके बाहर माहौल में स्टिमुलस आ गई, चेंज आ गई। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा है ये एक इस बंदे के इस उंगली के लिए ये एक स्टिमुलस है दोस्तों। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन होने के लिए सबसे पहले एक स्टिमुलस का होना जरूरी है, और स्टिमुलस कहते हैं
चेंज को, ये मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है दोस्तों, बार बार इसलिए कहता हूं ताकि आप जाकर उन वीडियोस को जरूर देखें। तो चेंज आ गई, देखिए मैं फिर बताता हूं, आपका हाथ यहाँ है और शमा यहाँ जल रही है, आपका हाथ यहाँ, शमा यहाँ जल रही है, इस तरह, ठीक है। अचानक आप अपना हाथ यहाँ ले आते हैं तो आपके हाथ का से बाहर जो यहाँ का माहौल है वो यहाँ के माहौल से अलग है, तो आपके एनवायरनमेंट में अचानक जो है वो चेंज आ गई, तो इस चेंज को हम स्टिमुलस कहते हैं। इस उंगली के लिए ये एक स्टिमुलस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म को जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले एक स्टिमुलस का होना इंतहाई जरूरी है। अब स्टिमुलस किसे कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं चेंज को, माहौल में चेंज आना जरूरी है, तब जाकर कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होना शुरू होती है, ठीक है। ओके सर, चेंज आ गई माहौल में, फिर क्या होगा? फिर इस चेंज को रिसीव करना होगा, इस चेंज को डिटेक्ट करना होगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा स्टेप है, देखिए इसके हाथ की जो उंगली का स्किन है, स्किन, ये इस स्टिमुलस को रिसीव करेगा, ठीक है। इस स्टिमुलस को महसूस करेगा, क्या करेगा? महसूस करेगा। किस चीज के थ्रू? रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर जो दूसरा हमारा स्टेप है मैं लिख देता हूं, रिसीविंग ऑफ स्टिमुलस, रिसीविंग ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। तो रिसीविंग ऑफ स्टिमुलस यहां पर भी लिख देता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हो रही है तो कोऑर्डिनेशन का सबसे पहला स्टेप है स्टिमुलस का आना जरूरी है। दूसरा स्टेप है रिसीविंग ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस का रिसीव करना इंतहाई जरूरी है। जब तक स्टिमुलस रिसीव नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस स्टिमुलस को हम किस चीज के थ्रू रिसीव करते हैं? हमारा जो स्किन है दोस्तों वो एक रिसेप्टर है, वो एक क्या है? रिसेप्टर है। तो स्टिमुलस को हम किस चीज के थ्रू रिसीव करते हैं? स्टिमुलस को हम रिसेप्टर्स के थ्रू रिसीव करते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है। अब यह दरवाजा बंद है, अगर मेरा कोई दोस्त उस तरफ से दरवाजा खटखटाए और मेरे दोनों कान काम नहीं कर रहे तो क्या मैं समझूंगा कि दरवाजा कोई खटखटा रहा है? नो। क्यों? क्योंकि मेरे जो रिसेप्टर्स है वो काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर मेरे रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं, कोई दरवाजा खटखटाए, क्या बात है भाई? क्यों? क्योंकि मेरे कानों ने इस स्टिमुलस को रिसीव किया और फिर जाकर इसे कोऑर्डिनेट किया, तो यही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टिमुलस का होना जरूरी है, फिर इस स्टिमुलस को रिसीव करना होगा, और इस स्टिमुलस को हम किस चीज के थ्रू रिसीव करते हैं? रिसेप्टर्स के थ्रू रिसीव करते हैं, ठीक है। अब रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में बहुत से हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है, ठीक है। ये बात हो गई। अब इस तरह है कि इस स्टिमुलस को जो हमने रिसीव किया, यहां पर पड़ा है, इस स्टिमुलस को हम कोऑर्डिनेटर की तरफ इसको ले जाना इंतहाई जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये हमारा कोऑर्डिनेटर है, और ये आप कहेंगे कि सर ये आपने क्या बनाया है? ये बेटा हमारे स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन मैंने बनाया है। देखिए अगर मैं यहाँ पर ब्रेन बना दूं, ये हमारा जो है ये क्या है बेटा? ये ब्रेन है, इस तरह ये ब्रेन, ये हो गई स्पाइनल कॉर्ड, पॉन्स, मेडुला, इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको डिटेल के साथ, और ये सेरेबेलम। देखिए ये आपका ब्रेन है, ये हमारा जो है ब्रेन, ये जो है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मैंने इस तरह किया है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इसे मैंने यहाँ काटा है तो हमने इस ट्यूब को उठाया है और इस तरह किया है, तो आप स्पाइनल कॉर्ड के अंदरूनी हिस्से को देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का अंदरूनी हिस्सा है, समझ गए? ये क्या है हमारा दोस्तों? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों ही हमारे कोऑर्डिनेटर्स का काम सरंजाम देते हैं। कोऑर्डिनेटर क्या है? पिछले लेक्चर में मैंने बताया,
ठीक है, गौर से देख। अब हमने स्टिमुलस को तो रिसीव किया, अब इस स्टिमुलस को, इस चेंज को, इस मैसेज को हमने कोऑर्डिनेटर की तरफ ले जाना है, या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, या ब्रेन की तरफ, या दोनों की तरफ हमने इसे ले जाना है। तो किस तरह हम इससे ले जाएंगे? तो यहाँ पर स्पेशल ग्रुप ऑफ नर्व्स है, न्यूरॉन्स है दोस्तों। क्या है? न्यूरॉन्स है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है, वो इस मैसेज को लेकर जाएंगे। किस तरफ जाएंगे? देखिए गौर से, यहां तक ले आए। अब ये समझ ले, बस कोई बात नहीं, हमारे बॉडी से तो इस तरह नहीं निकलते, लेकिन कोई बात नहीं। ये स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स है, इन्होंने उसी इम्पल्स को, उसी मैसेज को वहां से उठाया और कहां ले आ गए? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। देखिए, तब समझ ले कि ये जो मैसेज है ये आ गई यहां तक। अगर दोस्तों यहीं पर इसका कोऑर्डिनेशन हुआ तो मैसेज यहीं से बाहर निकलेगा, लेकिन अगर यहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो ये मैसेज ऊपर जाकर आपके ब्रेन के सेंसरी एरिया में जाएगी, ठीक है, और सेंसरी एरिया में कोऑर्डिनेट होकर मोटर एरिया में जाएगी और फिर वापस मैसेज आना शुरू हो जाएगी। दो जगह है, एक आपका ब्रेन है जो कोऑर्डिनेशन करेगी, एक आपका स्पाइनल कॉर्ड है जो कोऑर्डिनेशन करेगी। ज्यादा मैसेजेस, ज्यादा इंपल्सेस, ज्यादा सेंसरी इंपल्सेस की जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारे ब्रेन करती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इंतहाई क्विक होते हैं, जो तेज होते हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड करती है। कोई बात नहीं, आगे जाकर हम इसे और भी इंशाल्लाह अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने इस स्टिमुलस को रिसेप्टर के थ्रू रिसीव किया। अब जो रिसीव किया तो हमने इसे कैरी किया किस तरफ? कोऑर्डिनेटर की तरफ। तो हम कहते हैं कि इस मैसेज का कोऑर्डिनेटर की तरफ रीच करना जरूरी है। तो मैं लिख देता हूं रीच टू कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर की तरफ, कोऑर्डिनेटर के करीब ले जाना या कोऑर्डिनेटर को हवाले करना इंतहाई जरूरी है। अब कोऑर्डिनेटर कौन कौन है? या तो ब्रेन होगा, या फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड होगा दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड होगा, ठीक है, या कुछ ग्लैंड्स होंगे, ग्लैंड्स। अब जब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो वहां पर तो ग्लैंड, केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे वहां पर ग्लैंड्स होंगे। ओके सर, ये हमने मैसेज को उठाया यहां से और यहां तक ले आए। अब देखिए, स्पाइनल कॉर्ड का जो ये पिछला हॉर्न है, ये सेंसरी हॉर्न है। जब मैं स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। ये इसका सेंसरी हॉर्न है या सेंसरी रूट है। हॉर्न आप मत लिखे, रूट लिखे, ये सेंसरी रूट है। क्यों? क्योंकि ये जो मैसेज आ गया, ये कौन सा मैसेज है दोस्तों? ये सेंसरी मैसेज है। क्यों? क्योंकि ये रिसेप्टर से होकर आया है, तो ये सेंसरी मैसेज है और कहाँ आ गया? सेंसरी रूट में आ गया। अब सेंसरी रूट से ये मैसेज जंप करेगी, यहां पर एंटर न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। यहां पर क्या होंगे दोस्तों? एंटर न्यूरॉन्स होंगे। ये एंटर न्यूरॉन्स इसको रिसीव करेंगे और एंटर न्यूरॉन्स इसी बात को क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट करेंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब है चेक करेंगे कि यार ये जो काम हो रहा है ये ठीक हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इस बंदे को नुकसान है, इस बंदे को फायदा है, कैसे दर्द होगा, कैसे जलन होगी, कैसे ये होगा, वो होगा, कैसे नुकसान होगा, ये सब कुछ वो डिसाइड करेंगे। जब डिसाइड करेंगे तो फौरन से पहले इस मैसेज को यहां पर ले जाएंगे। ये स्पाइनल कॉर्ड का मोटर रूट है बेटा। ये क्या है? मोटर रूट। यहां पर मोटर मैसेज तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेटर के पास चला जाए, ठीक है, तो मैसेज क्या होगा दोस्तों? मैसेज क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा। अब कोऑर्डिनेट में क्या होगा? कोऑर्डिनेट में हमारा ब्रेन सोचना शुरू करेगा कि जो काम हो रहा है क्या ये ठीक हो रहा है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, आप मुझे अभी देख रहे हैं तो आप मुझे, मेरा चेहरा जो है, मेरे आंखें, मेरा कलर, ये सब कुछ, मेरी बातें आपके जहन में पड़ रही है तो ये स्टोर हो रही है, ठीक है। अगर आप मुझे 10 साल बाद कहीं देखेंगे तो यार जब आप मुझे देखेंगे तो मेरी तस्वीर जब आपके आंखों पे पड़ेगी और वो तस्वीर जब ब्रेन की तरफ जाएगी तो आपके ब्रेन में मेरा तस्वीर पहले से मौजूद था, मेरी बातें, मेरी आवाज में सब कुछ मौजूद था।
आपके ब्रेन में कोऑर्डिनेशन होना स्टार्ट हो जाए। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? प्रीवियस मेमोरी के साथ चेक करना शुरू हो जाएगी। यार ये अच्छा इस तरह करेंगे, अच्छा ये तो हमारा टीचर था, इसने हमें ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, इस तरह। तो ये कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करेगी? कोऑर्डिनेटर इसे कोऑर्डिनेट करेगी और कोऑर्डिनेट में चेक विद प्रीवियस मेमोरी, चेक विद प्रीवियस मेमोरी। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं। जब आप बैठे हैं और आपका बेटा या बहन, भाई, छोटा 1 साल या 2 साल का आपके साथ बेटा है और आपने शमा जलाई है, तो क्या आप उस शमा के ऊपर हाथ रखेंगे? क्या आप उस शोले को पकड़ेंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये शोला हमें जलाएगी। लेकिन उस 2 साल या 1 साल के बच्चे को पता नहीं है। वो कोशिश करेगा कि इसे पकड़े, इसे पकड़े। लेकिन जब एक बार पकड़ेगा, उसका हाथ जलेगा, क्या वो दूसरी बात इसको पकड़ लेगा? नहीं, क्योंकि जब इसने अपना हाथ पहले मर्तबा डाला तो उसके ब्रेन में एक मैसेज पड़ गया कि इसने तुम्हें जलाया। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वो इस शमा को देखेगा तो दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ब्रेन उसे कहता है कि यार हट जाओ, ये तुम्हें जला देगा। इसी तरह कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? प्रीवियस मेमोरी के साथ इसे हम चेक करते हैं। तो जब चेक करेंगे तो यहाँ मोटर रूट में या यहाँ मोटर एरिया में, आपके ब्रेन में या आपके स्पाइनल कॉर्ड के मोटर रूट में या ब्रेन के मोटर एरिया में, ये क्या शुरू हो जाएगी? रिस्पॉन्स पैदा करना शुरू हो जाएगी। तो ये मोटर रूट क्या करती है? प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। मोटर रूट जो है वो मोटर रिस्पॉन्स तैयार करना शुरू करती है। तो कोऑर्डिनेशन के दौरान 5 स्टेप क्या होता है? प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स जनरेट करती है। किस लिए? इस स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू हो जाता है। जब रिस्पांस जनरेट शुरू हो जाता है तो ये रिस्पांस यहां से होकर किस तरफ जाएगी? अब आप गौर से देखिए, यहां से ये रिस्पांस स्टार्ट हो जाएगी और किस तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो देखिए, आप मुझे बताएं कि जब इस आदमी ने यहां पर उंगली रखी है, इस तरह या इस तरह जो भी किया है इसने, इस तरह रखा, तो जब इसकी उंगली जलेगी तो क्या ये बंदा इस तरह करेगा? नो सर। क्या इस तरह करे? नो। इस तरह करेगा? नो। ये अपने इस बाइसेप मसल के मदद से अपना ये जो निचला वाला हाथ का हिस्सा है, फोर आर्म और हैंड है, इसे इस तरह खींचेगा, ठीक है। तो उसकी उंगली जल रही है, लेकिन मैसेज जो है वो बाइसेप को आ गई और बाइसेप कंट्रैक्ट हो गई, इस तरह कंट्रैक्ट हो गई, तब जाकर ये जो बोन और ये जो आगे वाला हाथ है ये इस तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो देखिए, तो जो मोटर मैसेज आना शुरू हो जाएगी, ये मोटर मैसेज किस तरफ आएगी? ये मोटर मैसेज यहाँ पर स्पेशल ग्रुप्स ऑफ मसल्स है, बाइसेप्स मसल्स, ब्रेकियलिस मसल दूसरे है, तो ये बाइसेप मसल की तरफ या दूसरे मसल फोर आर्म में एंटीरियर कंपार्टमेंट की तरफ जो मसल्स है उनको आना शुरू हो जाएगी। और ये लो भाई, ये हमारा मैसेज वहां से होकर आ गया यहाँ तक और यहाँ फैल जाएगी। तो ये कौन सा मैसेज है हमारा? ये मोटर रिस्पांस है, ये मोटर है। अब मोटर रिस्पांस को देखो किस तरफ जा रहा है। मोटर रिस्पांस जा रहा है इफेक्टर की तरफ। तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारा इफेक्टर है। अब ये इफेक्ट पैदा करेगा, अब ये रिस्पांस पैदा करेगा, ठीक है। इसके खिलाफ ये रिस्पांस पैदा करेगा। तो मैसेज किसकी तरफ जाएगा दोस्तों? रिस्पांस जो है वो इफेक्टर की तरफ जाएगा। अब इफेक्टर क्या है? इफेक्टर आपके मसल्स हो सकते हैं, इफेक्टर्स आपके ग्लैंड्स हो सकते हैं, इफेक्टर्स आपके बोन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये इफेक्टर की तरफ, तो सेंसरी एरिया से मैसेज चला गया सेंसरी रूट और फिर कोऑर्डिनेट हुआ और मोटर रिस्पांस जनरेट हुआ और मोटर रिस्पांस यहाँ इफेक्टर की तरफ आ गया। अब इफेक्टर क्या शो करेगा? इफेक्टर शो करेगा रिस्पांस। जवाबी कार्रवाई कौन शो करेगा? इफेक्टर। तो हमारा जो इफेक्टर है वो रिस्पांस शुरू करेगा। अब रिस्पांस क्या है? रिस्पांस वही एक्शन है जो हमने स्टिमुलस के खिलाफ लिया। यस, एक्शन अगेंस्ट
एक्शन अगेंस्ट स्टिमुलस, स्टिमुलस के खिलाफ आपने जो एक्शन ले लिया उसी को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। एन इफेक्टर क्या है? विच शो रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स को शो करती है उसे हम इफेक्टर कहते हैं। ये हो गई बात यहां तक। अब देखें, अब जब इस मसल को मैसेज आ गया कि आप कंट्रैक्ट हो जाए, तो जब ये मसल कंट्रैक्ट हो जाएगी इस तरह, तो ये जो इसका हाथ है ये यहां से इस तरफ हो जाएगा और हाथ जलने से और मजीद नुकसान से बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है जब बॉडी में मैकेनिज्म जब बॉडी में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, तो ये सारी बातें एक साथ हो जाती है और फिर जल्दी से कोऑर्डिनेट होकर हमारा जो बॉडी है वो नुकसान से बच जाता है। यहां तक समझ गए। अब ये तो हो गई नर्वस कोऑर्डिनेशन, लेकिन अगर कोई भी केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही हो आपके बॉडी में, तो उस वक्त क्या होता है, देखिए गौर से। ये मैं एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन की भी समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, देखिए ये फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है। आप समझ लें, हार्ट से एक आर्टरी निकला है, बिग आर्टरी, जिसे हम एओर्टा कहते हैं, इस तरह, ठीक है, ये एओर्टा आर्च है। इस आर्च से 3 आर्टरीज निकले हुए हैं इस तरह, लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ब्रैकियोसेफेलिक, ठीक है। इस कॉमन कैरोटिड को इस तरह करते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर या सुपरफिशियल डीप, इस तरह कोई बात नहीं है। इसके रूट में यहां पर, या चलो वहां नहीं जाते, यहीं पर हम देखते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स लगे होते हैं जब हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की जो प्रेशर है 120 है mm Hg है इसका प्रेशर। अब अगर ये प्रेशर नीचे आ जाए 70 तक आ जाए, 70 mm Hg, तो क्या कम है कि नहीं? तो जब ये हार्ट कंट्रैक्ट होगा कितना प्रेशर लगाएगा, यहां पर कितना प्रेशर लगाएगा, 70 mm Hg। नॉर्मली इन रिसेप्टर्स को पता है कि आपने कितना प्रेशर नोट करना है, 120 mm Hg, लेकिन यहां पर खुद कितना प्रेशर लग रहा है, 70 mm Hg। तो ये जो है ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टिमुलेट हो जाएंगे, और ये जो है ये आपके ब्रेन की तरफ इसके मैसेजेस ले जाएंगे, ब्रेन की तरफ। यहाँ पर आ गए मेडुला में या पॉन्स में आ गए ये मैसेजेस, और यहाँ पर जो है इस ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के जो सिस्टम है उस तरफ आ गई, और यहाँ पर जो है मैसेज ले आए। अब देखिए, हमने स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, मैंने यहाँ लिखा है स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, फिर हमने स्टिमुलस को रिसीव किया, फिर कैरी किया कोऑर्डिनेटर की तरफ। यहाँ पर न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस और दूसरे न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाएंगे और ये फायर करेंगे हार्ट की तरफ। देखिए, हार्ट में एक नोड है, इसे नोड कहते हैं हम, ठीक है। इस नोड की तरफ फायर करना शुरू करेंगे कि आप जरा जल्दी जल्दी बिजली पैदा करें ताकि हार्ट का जो कंट्रैक्टिलिटी है वो फास्ट हो जाए। इसी तरह एक और मैसेज यही से होकर जाता है आपकी किडनीज की तरफ, ठीक है। देखिए गौर से, किडनी की तरफ मैसेज आ गए, और किडनी में स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स है जिन्हें हम जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं। ये सेल्स जब इनको पता चल जाए कि यार क्या हो रहा है कि किडनी की तरफ ब्लड जो है वो कम आ रही है, प्रेशर कम है, तो ये सेल स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज करते हैं जिन्हें हम रेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेनिन हार्मोन। अब देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन, अब ये रेनिन हार्मोन मैं उसके डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको फिर दुश्वारी होगी समझने में। ये रेनिन हार्मोन क्या करेगी? ये रेनिन हार्मोन बीपी को रेगुलेट करेगी, ब्लड प्रेशर को जो है वो रेगुलेट करेगी। किस तरह करेगी? देखिए गौर से, ये जाएगी और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनको तंग करेगी, ब्लड वेसल्स को तंग करेगी, कंस्ट्रिक्ट वेसल्स, कंस्ट्रिक्ट वेसल्स, आपके वेसल्स को क्या करेगी? तंग करेगी, ठीक है। आपकी किडनी से ही वाटर को उठाएगी और ब्लड में डाल देगी, किडनी से वाटर को उठाएगी और ब्लड में डाल देगी, तो ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। आपको थर्स्ट लगेगी, आपको थर्स्ट लगेगी और आप जाकर जल्दी जल्दी पानी पिएंगे ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो
जल्दी जल्दी रेगुलेट हो जाए। तो देखिए ये एक हार्मोन है और हार्मोन बहुत सारे काम कर रहा है ताकि ब्लड प्रेशर को जल्दी जल्दी रेगुलेट करे। जब ये ब्लड प्रेशर 120 तक आ जाए और किडनी को फिर सही ब्लड मिलता रहे तो किडनी रेनिन को रिलीज करना बंद करेगी, और क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट हो गई है। इस तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, केमिकल कोऑर्डिनेशन के हिस्से में हम इसको बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारा मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन की किस तरह कोऑर्डिनेशन होती है दोस्तों। अब जाकर इंशाल्लाह मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ब्रेन क्या है, ब्रेन नहीं, हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन, उसके टाइप्स और उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस, फिर जाकर हम नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे और फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन को इंशाल्लाह। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को चैनल पर ज़रूर इन्वाइट करें और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।